नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आप कंटिन्यू आप आपका एक टाइम टेबल सेट करके आप चल रहे होते हैं। और अपन भी जो है राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में जो है अपन गोइल ग्वादत्य वंश खत्म कर चुके हैं। उसके बाद उसको पूरा करने के बाद जो अपन है वो चौहान वंश के बारे में एक चैप्टर अपना हो गया था, जिसके अंदर पढ़ाई कर रहे थे। तो मित्रों, जिस प्रकार से आपको पता है कि मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि आने वाले एग्जाम में जो है एक तो पंचायती राज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले रहेंगे, क्योंकि हाल ही में जो समय है उसमें पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो उसको भी अपन बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। जिस प्रकार मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि 80वां स्वतंत्रता दिवस था, तो उसमें अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो ध्वजारोहण कहाँ से किया था, जरा बताइए। बीकानेर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मित्रों। फिर आप लोग कहना मत सर बताया नहीं, वहां जो कोष्टक में आपने लिखा था ना उसको याद रखना। बीकानेर के करनी स्टेडियम में जो है भजनलाल जी ने 80वां स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया था मित्रों। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जो कौन कौन से लोगों को जो सम्मानित किया गया, सम्मान मिला, उसको भी आप अगर टाइम मिले तो थोड़ा देख लेना। बाकी हम लोग जब एग्जाम नजदीक आएंगे तो उसके आपके सामने एक अच्छी सी करंट की बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे। एक ही क्लास में सारा रप्पा दप्पा करेंगे मामला, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ये चीजें बताते हुए चल रहा हूं। तो अपन शुरुआत करते हैं चौहान राजवंश की। आज दूसरी क्लास अजय राज को अपन ने पढ़ लिया था। देखिए मित्रों, अजय राज जी के बाद जो है शासक बनते हैं चौहान वंश में, वो बनते हैं अर्णोराज, जिसको आनाजी भी कहा जाता है। और उनका शासन काल चला था 1133 से 1155 तक। तो मेरा एक सीधा सा सवाल आप लोगों से, तो अजय राज जी का शासन कब से कब तक चला? अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। बताइए कब से कब तक चला। तो हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 1105 से 1133 तक अजय राज जी का शासन चला था। करेक्ट। अजय राज जी की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी मित्रों, जरा बताओ मुझे। यस, उन्होंने अजय मेरू नगर बसाया था। और अजय मेरू नगर बसा के 1113 में, कब? 1113 में। ये भी याद रखना, अजय मेरू नगर 1113 में अजमेर की स्थापना। तो अजय मेरू नगर बना के उसको अपनी राजधानी बनाई थी। उससे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी मित्रों? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जिसको क्या कहा जाता? नागौर कहा जाता था, है ना। तो ठीक है मित्रों, अब अपन आगे चलते हैं। अर्णोराज जिसे क्या कहा जाता है? आनाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? आनाजी कहा जाता है। ये अच्छे से आप याद रखिएगा। तो अर्णोराज ने तुर्कों व मालवा के नरवर्मा को तो परास्त किया, परंतु गुजरात के शासक कुमारपाल से हार गया। अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता है मित्रों कि अपन पहले भी पढ़ के आए। मैं आपको हमेशा बताता रहूं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न छटते हैं। तो अगर चौहानों का प्रश्न आ रहा है, और निश्चित रूप से अगर आजकल जिस प्रकार का प्रश्न आ रहे हैं कि 4 लाइन पूछी जाती है, निम्न में से कौन सी असत्य है, तो सारी लाइनें अपने को याद करनी होती है मित्रों। इसलिए अर्णोराज ने, याद रखिएगा, अर्णोराज ने तुर्कों को हराया, मालवा के नरवर्मा को भी हराया। अगर वो असत्य कहेगा तो नरवर्मा का नाम याद रखना मित्रों। परंतु खुद गुजरात का एक शासक था कुमारपाल, उससे युद्ध हार गए थे अर्णोराज, जिसे क्या कहा जाता है मित्रों? आनाजी कहा जाता है। तो आनाजी का एक तो शासनकाल याद हो गया ना मित्रों, 1133 से 1155। बहुत बढ़िया। उन्होंने तुर्कों को हराया। यस सर, हराया। तो मालवा के किस शासक को हरा दिया उन्होंने? और नरवर्मा को हरा दिया। इसके अलावा खुद भी युद्ध हार गया। किससे? गुजरात के कुमारपाल से हार गया। ये याद रखना मित्रों। अब आगे चलिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया मित्रों। वही स्टार लगाने का क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूं, फिर मत कह देना सर बताया नहीं था आपने। स्टार लग चुका है, इसका मतलब ये प्रश्न छपने की संभावना प्रबल है। एक तो अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने मल्लेचों को हरा दिया था। यानी मल्लेच मतलब बाहरी आक्रांता, उनको हराया। और उसके बाद युद्ध में बहुत मारकाट मची थी, तो अपनी तलवारें धोने के लिए, तलवारों को साफ करने के लिए, धोने के लिए जो है अर्णोराज जी ने आना सागर झील का निर्माण कराया। लेकिन इतना विस्तृत आपको लिखने का कहीं नहीं आना है।
तो ये नहीं कि सर अपने को लिखित में देना, नहीं, अपने को केवल न्यू टाइप ऑप्शन में आंसर देना है। तो ऐसा कभी नहीं बन के आएगा कि तलवार धोए कि नहीं धोई, ये नहीं रखना अपने को याद, ये तो एक कहानी मात्र होती है। आपको याद रखना है कि अर्णोराज जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। अब कुछ विद्यार्थी तो अपने क्लास में ऐसे भी है जिनको आना सागर झील का नाम सुनते गुदगुदी होती है अंदर से। अच्छा, गुदगुदी क्यों होती है उनको? क्योंकि उनको पता है सर क्या ही पूछने वाले हैं और अपने को क्या ही जवाब देने वाला है। यही होता है सर पढ़ने की ताकत, यही होता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितने बार रिपीट करते हो चीज को। जितनी बार आप रिपीट करोगे आपके काम आती चली जाएगी। दुर्भाग्य रहता है कि कभी वो नहीं बन पाती है। जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड में अपन बहुत चर्चा करते थे, सेकंड ग्रेड में एक पर्सन बना, बहुत विद्यार्थी जब बात करते हैं आप लोग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर आप कहते हो और जाते ही काम हो जाता है। मतलब जो ही बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियां, मैं जब भी क्लास में बोलता था बोलो बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियां, एक साथ आवाज आती थी सोम नदी सर, सोम नदी सर। अभी फर्स्ट ग्रेड में गए और लिखित में आया कि निम्न में से किस नदी के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां हैं। पहले ऑप्शन था बिच्छा मेढ़े की पहाड़ियां और गुदगुदी छूटी, हाँ सर आ गया सोम नदी। इसी प्रकार जो ही आपके सामने आना सागर झील की बात आती है आपके मन में फिर से वही गुदगुदी होती है। कौन सी गुदगुदी? सर लूणी नदी। कौन सी गुदगुदी? सर लूणी नदी की बात है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? आना सागर झील, नागपाड़ अजमेर। नागपाड़ का पानी आना सागर झील में आता है और आना सागर की झील से जो पानी निकलता है वो लूनी नदी का निर्माण करता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखना। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रन में जाती है, मारवाड़ में बहने वाली नदी है। क्लियर? यस। तो और कौन सा प्रश्न ट्रेंड में चल रहा है मित्रों, याद आया? आ गया सर, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। कौन सा? कसर लूणी नदी रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित हो रही है सर। बड़ा ट्रेंडिंग पर्सन है सर, आपने कह दिया ये मुझे पता भी चल गया। लूणी नदी जो है रंगाई छपाई, क्यों? क्योंकि पाली होकर निकलती है और पाली फिर से गुदगुदी आई कि हाँ सर पाली में ने सूती मिल उद्योग बहुत विकसित है सर, और वहां जो मिलें हैं सर उन मिलों का जो गंदा पानी जाता है लूनी नदी में वो उसको प्रदूषित कर रहा है। इसलिए ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है कौन सी नदी रंगाई छपाई के व्यवसाय के कारण प्रदूषित हो रही है? लूनी नदी। उससे आगे आ जाता हूं, कहां से निकलती है? आना सागर झील, नागपाड़। तो आना सागर, फिर आगे आ जाता हूं मित्रों, आना सागर झील का निर्माण अपने अर्णोराज। आ गए अपन सही जगह? यस। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो अर्णोराज जी ने दो चीजें, एक अर्णोराज जी ने क्या किया? आना सागर झील का निर्माण करवाया अजमेर में, और एक पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। मित्रों याद रखना, वराह मंदिर अर्णोराज आते आपके दिमाग में फटाफट चलना चाहिए कि एक तो आना सागर झील क्लियर है सर, पता है आना सागर झील का, और सर वराह मंदिर का पुष्कर में। चलो आगे चलो। अर्णोराज सेव मत को मानते थे, यस। फिर से अब बात कर लेते हैं अपन, दो राजाओं के बारे में अपन बात करके आ चुके हैं। एक गुइल वंश का शासक था। कौन था मित्रों गुइल वंश का शासक? है सर गुइल वंश का शासक था बप्पा रावल। वो क्या करता था? सेव मत को मानता था सर, इसलिए उसने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था मित्रों? कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग भगवान लकुलिस भगवान। जब इतनी बार रिपीट हो गए तो मुझे नहीं लगता आप भूलोगे और प्रश्न गलत करोगे, नहीं कर सकते आप, बहुत अच्छे से याद करोगे आप और आपका सही हो जाएगा मित्रों, मुझे अच्छे से पता है। इसके अलावा एक और शासक पढ़े थे पर पिछली क्लास में, सेव मत को मानने वाले, याद आया? आया सर, अजय राज। अजय राज चौहान भी सेव मत को मानते थे, परंतु, हाँ बताओ जरा परंतु क्या हुआ? हाँ सर, परंतु उन्होंने जैन मंदिर के लिए, जैन और वैष्णवों को भी सम्मान देते थे, इसलिए जैन मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान किया था सर। किसने? बताओ किसने? अजय राज जी ने। उसी प्रकार आ जाइए मित्रों, अर्णोराज जो है वो भी किसको मानते थे मित्रों? सेव मत को मानते थे। किसे मानते थे? सेव मत को, तथा अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। और बहुत, ये लगा दिया स्टार, मैंने ये लगा दिया मित्रों स्टार, ये येलो सा स्टार। पहले स्टार लगाया आना सागर झील, वराह मंदिर, पुष्कर, याद हो गया? हो गया सर। आना सागर क्या सर?
लूणी नदी भी हो गई सर, रंगाई छपाई भी हो गया सर। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से याद करोगे तो हो जाएगा अपना काम, जिस काम के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगला स्टार मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अर्णोराज शैव मतावलंबी होने के बावजूद खतरगंज के लिए, खतरगंज के जो अनुयायी थे उनके लिए भूमि दान की। और ये करोड़ों के प्रश्न के स्टार इसलिए लगाया मित्रों मैंने, क्योंकि आपको सीधा पूछा जाएगा कि किस चौहान शासक ने खतरगंज के अनुयायियों के लिए भूमि दान की। उन्होंने तो जैन के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया, किसने, अजय राज ने। और अर्णोराज, दोनों का कंपेयर करके बता रहा हूं। और अर्णोराज ने एक नया पंथ था खतरगंज, और उस खतरगंज के लिए कि जो अनुयायी थे, मानने वाले थे, उन लोगों को भूमि दान की थी। किसने, अर्णोराज ने। किसने, अर्णोराज ने। मित्र याद रखना, फिर भूल मत जाना आप लोग। फिर ये नहीं कि सर भूल गए, आपने कब बताया था। अरे बताया था, अर्णोराज, आना सागर झील, पुष्कर, वरा मंदिर, खुद शैव मतावली, इसके बावजूद दूसरे धर्मों को भी सम्मान, इसके बावजूद खतरगंज एक नया मत था, उसके अनुयायी थे मानने वाले, उनको भूमि दान की। किसने, अर्णोराज ने। अब आगे चलिएगा मित्रों, देखिएगा। अब देखो आप, अर्णोराज के दरबार में, ये भी बड़े साहित्य प्रेमी थे ये अर्णोराज। तो अर्णोराज के दरबार में एक तो देवबोध व धर्म घोष नामक दो विद्वान रहते थे, प्रकांड विद्वान। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, कि क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शासक के कार्यकाल में या दरबार में देवबोध व धर्म घोष नामक महान पंडित हुए। तो वो कौन थे, अर्णोराज थे मित्रों। कौन थे, अर्णोराज। दोनों का नाम याद रखना, देवबोध, धर्म घोष। सेकंड ग्रेड वालों गांठ मान लेना, अजमेर के चौहान केवल पृथ्वीराज नहीं है, जहां राणा सांगा, राणा प्रताप, राज सिंह लिखा हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड में अजमेर के चौहान लिखा हुआ है सिलेबस में मित्रों। इसलिए अजय राज महत्वपूर्ण है, अर्णोराज महत्वपूर्ण है, वाघपति राज महत्वपूर्ण है, गऊक प्रथम महत्वपूर्ण है, और कौन महत्वपूर्ण है भैया, जरा बताओ। अब जो पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे महत्वपूर्ण है। अजयराज का अपन पढ़ के आए हैं, तांबे चांदी के सिक्के, उनकी पत्नी सोमलवती रानी का नाम भी, ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। और यहाँ अर्णोराज भी शैव मत को मानने वाले थे। खतरगंज एक नया मत था, उसके अनुयायी, उसको मानने वाले जो लोग थे, उनके लिए भूमि दान की। अजयराज ने जैनियों के मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया। अब तो पढ़ लोगे नहीं यार मेरे भाई, ठीक है। तो अब अर्णोराज के दरबार में कौन दो विद्वान थे, एक देवबोध और एक धर्मघोष। कौन थे, देवबोध और धर्मघोष। अर्णोराज के दरबार में प्रकांड विद्वान थे। फिर से मित्रों गारंटी की लाइन, गारंटी की लाइन क्या है, अर्णोराज ने हरितानक, हरियाणा पर भी युद्ध अभियान चलाया था अर्णोराज ने। याद रखना, हरियाणा को क्या कहा जाता उस समय, हरितानक कहा जाता था। और हरियाणा पर भी अपना अभियान चलाया था अर्णोराज ने। ये आपको गांठ बांध लेना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे बढ़िए मित्रों। अब आ जाते हैं अर्णोराज जी के बाद विग्रहराज चतुर्थ। कौन आ जाते हैं मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ। अरे क्या अपन इससे पहले कुछ पढ़ के आए हैं क्या, जरा बताओ, याद आया, आ गया सर। विग्रहराज द्वितीय पढ़ के आए हैं। कौन पढ़ के आए हैं, विग्रहराज द्वितीय। अच्छा क्या पढ़ा उसमें विग्रहराज द्वितीय, सर विग्रहराज द्वितीय में ना उनकी विजय का जो उल्लेख है ना सर, वो 973 के हर्षनाथ अभिलेख में था। 973 हर्षनाथ अभिलेख में था ना विजयों का उल्लेख। किसकी विजयों का, विग्रहराज द्वितीय की विजयों का। अब अपन पढ़ रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चौथा है भैया ये। जिसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों, बीसल देव। याद रखना,
बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, बीसल देव। एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो वो अंसा कहेगी सर मुझे कुछ नहीं दिखता है। बीसल देव, अब ठीक है, इनसे अच्छे से दिखेगा। बीसल देव किसके कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे वही पूछा जाएगा कि सबसे पहले चौहानों के किस शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? जो देश की राजधानी दिल्ली, उस पर अधिकार कर लिया, तो वो विग्रहराज चतुर्थ थे मित्रों। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव। और वो तोमरों को हराया था। उन्होंने, तोमरों का अधिकार था, पहले तोमर जाति के जो शासक थे उनका अधिकार था किस पे? दिल्ली पर। लेकिन बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हरा दिया और अपना दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है, जो आगे जाकर कभी प्रश्न बने तो आप बता देना मित्रों, कि चौहानों का शासन दो जगह स्थापित हो गया, अजमेर में और अब दिल्ली में भी उनका शासन स्थापित हो गया। दिल्ली के शासक भी चौहान हो गए। कब से? विग्रहराज चतुर्थ के समय से, यानी 1158 के बाद। 1158 से 1163 तक रहे थे विग्रहराज, और इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो आपसे पूछ सकते हैं, दिल्ली पर अधिकार करने वाले कौन से शासक थे? चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ थे मित्रों। हराया किसको? तोमर शासकों को हराया। गांठ बांध लेना, नहीं तो फिर कहोगे कि सर बताया नहीं था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये प्रथम चौहान शासक था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था मित्रों? विग्रहराज चतुर्थ था। किस पर? दिल्ली पर शासन करने वाला। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। याद रखना, इनके सभी शासकों का शुरुआती शासक थे, उन्होंने भी सभी शासकों को इन्होंने धीरे धीरे से बाहर के शासकों को हटाया था, हराया था। लेकिन यहाँ खुसरू शाह था एक गजनी का शासक, और उसको भी विग्रहराज चतुर्थ हरा रहे। कौन हरा रहे? विग्रहराज चतुर्थ हरा रहे। जयानक भट्ट मित्रों, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना जयानक भट्ट आते ही। जरा जयानक भट्ट आते ही आप लोग बताइए मुझे, क्या क्या बात होगी? आप बताओ मित्रों, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप बताओगे तो ही सिस्टम चल पाएगा। तो बिल्कुल आपने बताया जयानक भट्ट। हाँ सर, जयानक भट्ट की एक पुस्तक है सर। कौन सी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी है भाई? पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट की। अच्छा, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की पुस्तक है। क्या कहा गया भैया, जरा बता दो मुझे। सर, इसी पुस्तक में गोविंद तृतीय को आ गया सर याद, बस। गोविंद तृतीय को वेरी घट की उपाधि दी गई थी सर। वेरी घट यानी क्या? शत्रु संगारक की उपाधि दी गई थी सर। कौन सी पुस्तक में? विजय, पृथ्वीराज विजय में। किसकी थी? जयानक भट्ट की थी सर। बिल्कुल सही है भैया। इस प्रकार आप आगे से आगे नाम आते आपको सारी चीजें दिख जानी चाहिए कि जयानक भट्ट, अरे मुझे समझ में आ गई, उसकी पुस्तक पृथ्वीराज विजय, और उसने कहा था उसने कि गोविंदराज तृतीय तो वेरी गट है, शत्रु संगारक है। बिल्कुल ऐसे याद आ जाएगा, तो ठीक है। तो उसी जयानक भट्ट ने मित्रों विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। किसकी? कवि बांधव की। बहुत पूछा जाता भैया, बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या? कि किस चौहान शासक को कवि बांधव की उपाधि दी गई? तो सब बता देंगे। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई। या ये कहा जाएगा कि विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं, तो आराम से विद्यार्थी बता देंगे। क्या बताएंगे मित्रों? कवि बांधव। कवि बांधव किसे कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को।
लेकिन अगर प्रश्न वाले ने जरा सा घुमा दिया, उसने कह दिया कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी, बस 80% साफ हो गए, क्योंकि उन्होंने गौर ही नहीं किया। जयानक भट्ट लिखा हुआ था, जयानक भट्ट पढ़ाया भी था किसी सर ने, वो गौर ही नहीं करते। तो मित्रों अपने को ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को पूरा याद करना है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा जाता है, कहा किसने, सर जयानक भट्ट ने कहा। तो एक शब्द और याद करने के चक्कर में अपन क्वेश्चन तो गलत नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए मित्रों कवि बांधव की उपाधि अर्णोराज को मतलब सॉरी विग्रहराज चतुर्थ को मिली। उपाधि देने वाला कौन है, जयानक भट्ट है। कौन है, जयानक भट्ट। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि देते हैं। अब बताओ कवि बांधव की उपाधि अगर दी है तो ये विग्रहराज चतुर्थ है, तो शायद ये साहित्यकार रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे सर, तभी तो इनको कवि बांधव कहा जाता है। कवि बांधव का अर्थ होता कवियों में महान, कवियों में सबसे बड़े। ये उपाधि दी थी कवि बांधव की, और कवि बांधव की उपाधि दे आगे देखो, खुद स्वयं विग्रहराज ने हरकेली नाटक लिखा। मित्रों यहां भी याद रखना, हरकेली नाटक की रचना खुद शासक विग्रहराज चतुर्थ ने की। किसकी, हरकेली नाटक की रचना। ये एक नाटक था और खुद ने लिखा, किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट दे रहे हैं, तो वास्तव में कवि थे, उन्होंने पूरा एक नाटक लिखा। और अजमेर में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। मित्रों इसको भी याद रखना, क्योंकि इसका प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार आया था कि वर्तमान में अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसकी जगह प्राचीन समय में क्या था, तो संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी तो उसकी स्थापना किसने की, तो मित्रों विग्रहराज चतुर्थ ने की। किसने की, विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ जो है उन्होंने खुद ने एक हरिकेली नाटक भी लिखा। क्या लिखा, हरिकेली नाटक। और एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई, कहाँ, वहीं अजमेर में अपने शासनकाल के दौरान। और वो जो उन्होंने पाठशाला बनाई संस्कृत की, उसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक को लिखवा दिया था। दीवारों पर आते ही मुझे पता चलता है कि पुरानी चीजें भी अपन पढ़ के आए हैं। कई जो चीजें थी वो दीवारों पर राजा लिखवा दिए करते थे, तो इसी प्रकार दीवारों पर हरकेली नाटक की खुदवा दिया था, लिखवा दिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। संस्कृत पाठशाला के उस पे उसकी नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी मित्रों। परंतु आगे जाके संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नट नहीं सकता कि उसको जब मैं हाथ से यूं कर रहा हूं। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ये मैंने अभी बताया मित्रों, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा, जहां संस्कृत पाठशाला थी विग्रहराज चतुर्थ की। तो मित्रों एक बात और बता दो मुझे जरा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नाम आते ही क्या पहले भी किसी कुतुबुद्दीन के बारे में आपको गुदगुदी हुई सर, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा सर, जरा फिर से सोचो जरा ठीक तरीके से। याद आया? अरे मित्रों याद आया मित्रों, ऐसे मत करो मेरे भाई। चंपानेर की संधि, कहां, चंपानेर की संधि।